हेलो एवरीवन। आज अपना चैप्टर है 4 विद्युत धारिता जिसका नाम है। तो चैप्टर 4 अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत धारिता का मतलब विद्युत धारण करने की क्षमता। विद्युत का संबंध यहाँ आवेश से, यानी कोई भी मेटेलिक प्लेट जो है या अपन कहते हैं कोई भी आपका सब्सटेंस है वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी या उसकी क्षमता क्या कहलाएगी, विद्युत धारिता। जैसे अपन ने एक धारिता नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं आयतन के लिए। जैसे अपन ने कह दिया कोई टंकी है 5 लीटर इसकी धारिता है, मतलब 5 लीटर ये धारण कर सकता है। वैसे ही अपन कहते हैं एक कोई मेटल प्लेट है, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, तो इस चालक पे अपन कहते हैं आवेश कितना आप स्टोर कर सकते हैं, कितना उस पर चार्ज दिया जा सकता है। अब देखो अपन ये कहते हैं कि सिंपल सा, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया कि इसको एक प्लस चार्ज मान लो, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक सिंगल प्लस चार्ज आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तब। अब अगर अपन कहते हैं और इसको चार्ज देना है तो पहले वाला चार्ज आगे आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे प्लस ऑलरेडी है, दूसरा प्लस मैं इसको देना चाहूँगा या इस प्लस आवेश में वृद्धि करना चाहूँगा, तो अपन कहेंगे इनमें परस्पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जो बात अपन किस में करेंगे, विद्युत धारिता में। फिलहाल अपन इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अपने नॉर्मल से एक टॉपिक है, जैसे सबसे पहले चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है। तो मेरे हिसाब से इनमें अपने को अंतर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे चालक कह दिया, कुचालक कह दिया, इनको सुचालक भी बोलते हैं या चालक कह दो, एक ही बात है। तो सुचालक कह दिया, कुचालक कह दिया या विद्युत रोधी कह दिया। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुचालक की। तो सुचालक अपन जानते ही हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या विद्युत धारा प्रवाह की अनुमति प्रदान करते हैं। कुचालक वो जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं या उसका विरोध करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इसका अपन कहते हैं प्रतिरोध बहुत कम होता है और इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ विद्युत प्रतिरोध से है, यानी विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधा। तो सुचालक वो हो गए जिनमें अपन कहते हैं आसानी से या सुगम्यता से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सकती है। जैसे जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं वो सभी क्या होंगे, सुचालक होंगे। तो मेटल्स सारे क्या हो गए, सुचालक हो गए। और अपन बात करते हैं जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, तो ये सारे क्या हैं, कुचालक है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जो रूटीन लाइफ में अपन देखते हैं। मुझे लगता है इनमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी होनी है। और 10th तक अपन पढ़ भी चुके हैं सुचालक। सुचालक क्यों होता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सुचालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं जिसके कारण वो सुचालक होते हैं या उनमें अपन कहते हैं धारा प्रवाहित आसानी से की जा सकती है, जबकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव हो गया कुचालकों में, और सुचालकों में हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण इनमें धारावाहक का कार्य कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धारावाहक, मैसेंजर हो गए एक तरीके से ये। तो ये अपन कहते हैं चार्ज कॉरियर्स हैं। तो चार्ज कॉरियर्स के रूप में इसमें अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसमें अपन कहते हैं चार्ज कॉरियर्स या धारावाहक उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण अपन कहते हैं ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। धारावाहक का मतलब समझिए जो धारा का वहन करें। और अपन जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा का प्रवाह यहाँ पे कौन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मदद से हो रहा है। तो इसलिए अपन ने कह दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ धारावाहक का कार्य करेंगे, चार्ज कॉरियर का कार्य करेंगे। लेकिन अगर अपन बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव, तो यहाँ पे धारावाहक ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो ये हो जाता है चालक और कुचालक में अंतर। इसके बाद अपन बात करते हैं मुक्त और बद्ध आवेश की। देखो मुक्त आवेश जैसे मैं कह रहा हूँ, तो मुक्त आवेश कोई और नहीं, यही चीज़ है। ये जो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो ना, यही क्या है, मुक्त आवेश है। इसी तरीके से अपन बात करते हैं बद्ध आवेश की। तो इन दोनों टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। देखो अगर अपन बात करते हैं ऐसे, जैसे अपन उदाहरण ले सकते हैं मेटल्स, धातु जो है, उनमें अपन कहते हैं बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड रहते हैं। लूजली बाउंडेड समझ गए ना,
एक तरीके से उन पर जेड इफेक्टिव कह दो या नाभिकीय आकर्षण बल कह दो, वो कम लगता है, तो उसके कारण अपन कहते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देते हैं। तो इनमें अपन कहते हैं मुक्त आवेश कौन से हो गए, जो अपन कहते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, अपन ने कहा परमाणु के लिए बाह्यतम कोश में जो शिथिलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से त्यागे जा सकते हैं या उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो ऐसे में अपन कहते हैं वो आवेश क्या कहलाते हैं, मुक्त आवेश हो गए। लेकिन अगर अपन बात करें बद्ध आवेश की, तो इनके लिए अपन कहते हैं, देखो इनमें नाभिकीय आकर्षण क्या था, नाभिकीय आकर्षण बल कह दो, ये था कम, मिनिमम था, और इनमें अपन कह रहे हैं नाभिकीय आकर्षण बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम ज़्यादा होता है। तो नाभिकीय आकर्षण बल से बिल्कुल ज़्यादा नाभिकीय बल से बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जो अपन कहते हैं किसी भी नॉर्मली नाभिक में यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपन कहते हैं मैक्सिमम नाभिकीय फोर्स अनुभव कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके बद्ध आवेश। और जो बाह्यतम कोश वाले हैं, सबसे बाहर वाले, ये अपन कहते हैं लूजली बाउंडेड है, तो ये हो गए आपके मुक्त आवेश। ध्यान में आ गया होगा, नाम से स्पष्ट है मुक्त आवेश, मतलब ये नाभिक से अपन कहते हैं कि किसी भी प्रकार के नाभिकीय आकर्षण बल से लगभग नहीं बंधे होते हैं या बहुत ही कम इन पे नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, इसके कारण ये बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, परमाणु से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इनको मुक्त आवेश कहते हैं। और बद्ध आवेश का मतलब नाभिकीय आकर्षण बल से ये क्या है, बंधे हुए हैं, किसी तरीके से इससे वो आसानी से बाहर नहीं निकलने वाले, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा निकालने के लिए, ये फोर्स आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। इसके बाद अपन ले रहे हैं परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण। देखो परावैद्युत पदार्थ नॉर्मली वही है जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या हैं, कुचालक होते हैं विद्युत धारा के, या विद्युतरोधी होते हैं, यानी ये धारा प्रवाह में योगदान, अपन ये कह सकते हैं इनमें से धारा प्रवाह तो नहीं होगी, लेकिन यदि इनको किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये ध्रुवित जरूर हो जाएंगे। परावैद्युत पदार्थ कौन से हो गए, जो वैसे तो क्या है, कुचालक हैं या विद्युतरोधी हैं, लेकिन अपन बात करें परावैद्युत पदार्थों की, तो ये किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि रखे जाएं तो इनमें अपन कहते हैं ध्रुवण जरूर हो जाएगा, यानी ये विद्युतीय गुण जरूर प्रदर्शित कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, और इसमें अपन ने बात कर ली किसी इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही इसमें क्या हो जाएंगे, एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाएंगे। एक सेकेंड, प्लस की साइड माइनस रह जाएगा, इस तरीके से ये अपन कहते हैं इसमें क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। तो ये ध्रुवण जरूर दर्शा देते हैं, यानी ऐसे कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय गुण जरूर प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण, ध्रुवण के कारण, यानी ध्रुवण के पश्चात वो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ देखो अपने दो प्रकार के हैं। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा तो अपने क्लियर हो जाती है। परावैद्युत पदार्थ की क्या परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करेंगे, विद्युत धारा का चालन तो नहीं करेंगे, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित होकर के क्या करेंगे, विद्युतीय गुण जरूर प्रदर्शित करेंगे। ये अपन ने बता दिया। अब अपन टाइप्स की बात करें या इनके एग्जाम्पल्स की पहले बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं, तो परिभाषा क्या हो गई परावैद्युत पदार्थ की, ऐसे पदार्थ, या ऐसे मैं कह दूँ विद्युतरोधी पदार्थ, ऐसे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। फिर अपन इसके प्रकार की भी बात कर लेंगे। ऐसे विद्युतरोधी पदार्थ जो धारा का, या विद्युत धारा कह दो, जो विद्युत धारा का
चालन तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किंतु विद्युतीय बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर या रखे जाने पर विद्युतीय प्रभाव या गुण अवश्य दर्शाते हैं। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं। उदाहरण देखो अपने हो जाता है अभ्रक है, मोम है, कागज़ है, कागज़, अभ्रक, मोम, पैराफिन वगैरह, ये अपन एग्जाम्पल्स के रूप में इनमें ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ, और जहाँ पदार्थ हो गया, परावैद्युत पदार्थों के प्रकार की बात करते हैं और इसी में ध्रुवण की भी बात कर लेते हैं कि ध्रुवण किस तरीके से होता है। वैसे ध्रुवण का मतलब यही है पोलराइजेशन, यानी उसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। देखो एक अपन ले रहे हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक ले रहे हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इनमें अपन बात कर सकते हैं किस किस की, जैसे कि आपने बात कर ली H2O की, HCl की, H2SO4 की, ये टाइप के जो हैं। और इनमें आपने बात कर ली O2, N2, CO2 वगैरह की। तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा? ध्रुवीय परावैद्युत में ये होगा कि इनमें जो इनके Cg हैं वो अपन कहते हैं संपाती नहीं होते। सॉरी, अपन ने कह दिया ध्रुवीय वाला कह दिया ना, तो ध्रुवीय में H2, HCl, H2SO4 हो गया, अध्रुवीय में O2, N2 और CO2 हो गया। तो इनमें तो अपन कहेंगे Cg संपाती है, इनमें Cg मतलब द्रव्यमान केंद्र, संपाती है, संपाती नहीं है। इसको अब चित्र से समझ लो एक बार। वैसे अपने को डबल डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एक अनुपस्थिति में, दोनों बना देता हूँ। ये तो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। देखो, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से हो गए? जिनमें हमने कहा Cg की बात कर लो, या अपन कह सकते हैं धनावेश, ऐसे कह दो आप, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र। एक सेकेंड, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र की मैं बात कर लेता हूं इसमें। वितरण केंद्र अलग अलग हो, ठीक है, जबकि इसमें अपन कह देंगे अलग अलग न हो। तो ये हो जाता है अपने ध्रुवीय वाले के लिए, जिसमें अपन ने एग्जांपल ले लिया H2O, HCl, H2SO4, डाइपोल जैसे मैंने ऐसे बना दिए कोई रैंडमली। इसमें अपन कह सकते हैं नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा? 0 रहेगा। अभी नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, लेकिन अगर इसको आप किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो,
ये जैसे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने क्रिएट करवा दिया है। अब इसमें अपन कहेंगे कि ये बिल्कुल रीअरेंज हो जाएगा। तो ये जैसे हो जाता है, तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो या अपन कहें संपाती ना हो, जबकि इसमें अपन कह देंगे संपाती हो। एक बार अपन डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर वापस इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ये तो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ये हो जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। बाद की सिचुएशन ध्रुवण के पश्चात लगभग आपको सेम ही दिखाई दे रही है डायग्राम में। ये P वेक्टर का मतलब आपके हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के लिए हमने कह दिया धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग हो, तो अलग अलग है, जबकि इसमें हमने कह दिया धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती हो। धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र या CG भी कह सकते हैं, ऐसे वितरण केंद्र संपाती हो या अलग अलग ना हो। संपाती हो, अलग अलग नहीं हो। तो ये अपने हो जाता है ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत। सिंपल सा है, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं, इसमें अलग अलग नहीं होकर संपाती होते हैं। इनमें अपन कहते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें तो दोनों में ही अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन अगर अपन बात करो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो उपस्थिति में इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और ध्रुवण होकर के ये देखिए इस तरीके से रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया अपन देख रहे हैं ना, ये पोलराइजेशन है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उपस्थिति में, यानी एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाने, ये अपन कहते हैं ध्रुवण कहलाता है। तो ये अपन कह सकते हैं एक तरीके से इसका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, इसका भी और इसका भी। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ धनावेश ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग अलग हो गए और इसमें संपाती हो गए। जब आपने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो इन्होंने भी विद्युत गुण दर्शाया और इन्होंने भी विद्युतीय गुण दर्शाया। ये हो गए आपके पराविद्युत पदार्थ के 2 प्रकार। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, इसमें भी वही देख रहे हैं अपन, सेम ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस हाँ, ये जरूर वितरण केंद्र संपाती है। बाकी अपन कहते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आपको वही इफेक्ट दिखेगा जो इधर दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ध्रुवण ये आप प्रोसेस जो आप दिख रहे हो ना, ये प्रोसेस ध्रुवणी कहलाती है। क्या हो गया, इसका ध्रुवण हो गया, इसका भी क्या हो गया, यहाँ पे ध्रुवण हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ये जो विद्युतीय गुण दर्शा रहा है ना, किसके कारण दर्शा रहा है, ध्रुवण के कारण दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें अपन कह रहे हैं ध्रुव क्रिएट हो रहे हैं एक तरीके से। तो ये होता है अपने पराविद्युत पदार्थ और ध्रुवण कंप्लीट। तो आगे अपन बात कर लेते हैं एक तो ध्रुवण की, और एक नया टॉपिक अपने रहेगा रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। रेखीय पराविद्युत समदेशिक पदार्थ। देखो ध्रुवण की परिभाषा क्या हो गई, सबसे पहले तो ध्रुवण हमने बताया था बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर पराविद्युत पदार्थ क्या दर्शाता है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। किस प्रोसेस के कारण, उसी को क्या बोल रहे हैं, ध्रुवण बोल रहे हैं। तो एक तरीके से अपन कहते हैं पराविद्युत पदार्थ को जब
बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अपन कहते हैं एक तरीके से विद्युत गुण दर्शाता है, क्योंकि उनमें विद्युत द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने लगता है, जिसके कारण ये विद्युत रोधी होकर भी विद्युतीय गुण या विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। तो भी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही हमने कहा उसमें क्या हुए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गए, यानी P सदिश पहले 0 था जो बाद में नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से अपन कह रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की ये जो घटना है वो क्या कहलाएगी, ध्रुवण कहलाएगी। ये वाली बात अगर आप नहीं भी लिखें तो चले, जैसे मैंने लिखा ना विद्युत द्विध्रुव प्रेरित होने लगता है, यहाँ से इस घटना या इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। जबकि परावैद्युत पदार्थ कैसा है, विद्युत रोधी है और इसके पश्चात वो क्या दर्शाता है, विद्युतीय प्रभाव दर्शा देता है। अब अपन बात करते हैं रेखिक समदेशिक पदार्थ की, रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ की। रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो इनके लिए सीधा सीधा मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि P वेक्टर प्रोपोर्शनल E वेक्टर, ये जो दर्शाएंगे वो क्या है, रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, यानी ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश या समदिश हो, वो क्या कहलाएंगे, रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। समझ आ गई होगी। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समदिश या समानुपाती समदिश एवं समानुपाती हो, अर्थात P वेक्टर प्रोपोर्शनल E वेक्टर, तो ऐसे पदार्थ, या आप सीधा ही कह दो P प्रोपोर्शनल E वेक्टर का गुण दर्शाने वाले, तो अपन यही परिभाषा एंड कर देते हैं। रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा में और उसके समानुपाती रहे, तो ऐसे में अपन कहते हैं कि जो पदार्थ है जिसके बारे में हमने ये बात करी है वो क्या हो जाएगा, रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा। अब अर्थात अपन ने ये कह दिया P प्रोपोर्शनल E वेक्टर देन P इज इक्वल्स कॉन्स्टेंट लगेगा काई E, ये है आपकी विद्युतीय प्रवृत्ति, विद्युतीय
प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। ये एक नया कांस्टेंट एक तरीके से अपने पास में आ जाता है। इसको कई काई या जाई ऐसे करके कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, नॉर्मली इसको काई बोलते हैं, काई। तो P वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर बट एज ए कांस्टेंट अपन ने ले लिया विद्युतीय प्रवृत्ति के लिए। ये सिंबल है, देखो सिंबल को इस तरीके से बनाना है अपने को, ये ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, ये तो ऐसे किया, फिर ये स्ट्रेट लाइन और ये E, ये अभी विद्युतीय है। इसी तरीके से मैग्नेटिक के लिए भी अपन यूज करेंगे, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए भी वहाँ पे मैग्नेटिक में M लगा दो, B लगा दो, उस तरीके से शो कर लिया जाएगा। यहाँ पे अपन काई E बोल रहे तो ये हो गई विद्युतीय प्रवृत्ति। तो ये है रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। अगला अपना टॉपिक है चालक की धारिता। देखो सीधा सीधा अपन चालक की धारिता से क्या समझ रहे हैं कि चालक की आवेश धारण करने की क्षमता, यानी किसी भी चालक प्लेट कह दो, सतह कह दो या पदार्थ कह दो, उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? चालक की धारिता कहलाएगी। सिंपल सी बात है। और इस धारिता को अपन C से दर्शाते हैं। सिंबल क्या रहेगा? C। किसी चालक द्वारा उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाएगी उसकी। देखो अपन ये कहते हैं यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, जैसे ये मान लीजिए कोई चालक है, इसको आपने कोई आवेश दिया प्लस, दूसरा बार फिर प्लस, फिर आप प्लस से जैसे इसको चार्ज दे रहे हो, तो पहली बार में जो आपने आवेश दिया प्लस, उसके लिए तो कोई आपको अदर से वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो आवेश आप इसको दोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य एक तरीके से इसमें किस रूप में संचित होगा? ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और एक अपन बात करें धारिता की, तो धारिता सीधे सीधे इसी चीज़ को दर्शा रही है कि आवेश इस प्रतिकर्षण के बावजूद कितना आवेश स्टोर कर सकता है, वो कैपेबिलिटी या वो क्षमता क्या हो गई? इसकी धारिता हो जाती है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब इसको आवेश दिया जाएगा तो अपने को वर्क बार बार ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे पहले से मौजूद जो आवेश है उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध आप उसको और आवेश दे रहे हो, मतलब आपको और कार्य करना पड़ रहा है। तो उस और कार्य करने के कारण अपन कहते हैं इसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसको आवेशित करते जाओगे विभव में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। ये अपने को थोड़ा ध्यान कर लेना है। यानी आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? विभव का मान भी बढ़ेगा, यानी Q प्रोपोर्शनल V। ये थोड़ा अपने काम चल रहा है। और जो आपका आवेश है C, ये अपन कहते हैं कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे अपन ये कहते हैं एक 5 लीटर की टंकी है, उसमें 1 लीटर डालो, 2 लीटर डालो, 3 लीटर डालो, लेकिन ये तो नहीं है कि 1 लीटर डालने से या 2 लीटर डालने से उस 5 लीटर कैपेसिटेंस में फ़र्क पड़ जाएगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो धारिता है वो क्या हो गई? एक तरीके से कांस्टेंट हो गई, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अपन एक जो कांस्टेंट किसको ले सकते हैं? धारिता को ले सकते हैं, ठीक है ना? क्या लिया जा सकता है? धारिता। तो यहाँ पे अपन कांस्टेंट ले लेते हैं C। तो Q इज इक्वल्स CV एंड C इज इक्वल्स Q बाई V। ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाता है धारिता का, कि धारिता C इज इक्वल्स Q बाई V रहेगा। कैसे आ गया? ध्यान में आ गया होगा, वापस समझा देते हैं। किसी चालक की धारिता उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले से मौजूद आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करने पड़ेगा, जिसके कारण उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी जैसे जैसे आप उसको आवेश देते हो। सिंपल सी बात, आवेश जितना ज़्यादा दोगे विभव का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आवेश देने में आपको कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने के कारण क्या होता जाएगा? विभव बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में अपन कह सकते हैं आवेश समानुपाती है विभव के,
और अगर आप इस प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट ले रहे हो तो कांस्टेंट के रूप में किसको लेना है, वही जैसे मैंने कहा धारिता, क्योंकि हमने कहा किसी भी धारिता, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि टंकी है 10 लीटर की, तो उसमें यदि 1 लीटर पानी भरो, 2 भरो, 3 भरो, खाली भी रखो तो भी उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 लीटर ही है, मतलब वो क्या है, फिक्स है। तो वैसे ही अपन यहाँ ये कह रहे हैं ये C का मान जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, न Q पे डिपेंड कर रहा है न V पे डिपेंड कर रहा है, यानी आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं कर रहा है, इनसे बिल्कुल फ्री है। तो ये तो हुई बात आपके धारिता के सूत्र की। अब इसमें अपन इसकी यूनिट वगैरह की बात करें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। सीधा सीधा Q के लिए क्या कह रहे हैं अपन, कूलॉम कह रहे हैं, और इसके लिए कह रहे हैं वोल्ट, और इसी कूलॉम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड। तो धारिता का मात्रक हो गया कूलॉम पर वोल्ट या फैराड। देखो हमने फैराड कहा है, फैराडे नहीं कहा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। कूलॉम जो था वो आवेश का ऐसा ही मात्रक था, उसमें हमने एक बड़ा मात्रक लिया था फैराडे, तो वहाँ हमने कहा था ये कि 1 फैराडे इक्वल्स 96,500 कूलॉम। तो वो अपने था फैराडे, लेकिन ये है फैराड। तो फैराडे आवेश का बड़ा मात्रक और फैराड धारिता का मात्रक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान करें। इसी बेस पे अपन इसका विमीय सूत्र भी बना सकते हैं, किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर सकते हैं नेक्स्ट। वैसे इसके अन्य मात्रक की भी मैं बात करूं तो वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैराड है तो माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड 10⁻³ मिली हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रो हो जाएगा, नैनो के लिए 10⁻9 ले लेंगे, पिको वगैरह करके अपन ले सकते हैं। तो उनमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी है। ज़्यादातर इसमें आपके माइक्रो यूज आता है, बुक में आप देखोगे माइक्रो फैराड करके लिखा आता है। तो माइक्रो फैराड कितना हो गया, 10⁻6 फैराड का हो गया। मिली फैराड कह रहे हैं तो कितना हो गया, -3 हो गया फैराड। ऐसे ही नैनो फैराड कह रहे हैं, पिको फैराड कह रहे हैं तो 10⁻9 हो जाएगा, नैनो पिको 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मात्रक लिए जा सकते हैं। एक अपन इसका CGS मात्रक और बता देते हैं। तो SI मात्रक क्या हो गया इसका, धारिता का SI मात्रक जो है, धारिता का SI मात्रक हो गया अपने फैराड, यानी 1 फैराड इक्वल्स अपन कह सकते हैं 1 कूलॉम बाय 1 वोल्ट। आपको याद होगा आवेश का मात्रक कूलॉम है SI, और CGS मात्रक क्या है, CGS मात्रक हमने आपको बताया था ESU या स्टेट कूलॉम। ESU या स्टेट कूलॉम जो होता है 3 × 10⁹ के करीब, ये हो गया ESU या स्टेट कूलॉम। इसी तरीके से अपन ने बोला था वोल्ट के लिए, वोल्ट के लिए हमने कहा था 1/300 स्टेट वोल्ट। इसको भी आप स्टेट कूलॉम बोल सकते हैं, सिमिलरिटी के हिसाब से वो लिख देते हैं स्टेट कूलॉम। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, 3 × 10⁻³ क्या 9 हो गया ना, 1 सेकेंड मल्टीप्लाई कराओगे तो 300 इसके मल्टीप्लाई में होकर 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा एक तरीके से। तीन सौ है ना, ये इसके गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो 100 पावर मतलब 2 पावर, तो कितना हो गया भाई 9 × 10⁻11 हो गया स्टेट फैराड। तो ये इसका CGS मात्रक है, स्टेट फैराड। CGS मात्रक क्या हो गया, स्टेट फैराड हो गया। तो स्टेट फैराड का कन्वर्टेशन भी अपन ने देख लिया, स्टेट फैराड किस तरीके से आपने कन्वर्ट किया वो भी आपने देख लिया। तो ये हो जाता है धारिता का मात्रक अपने कंप्लीट। एक अपन जैसे ये Q प्रोपोर्शनल V है तो बुक्स में इसके हिसाब से ऐसे ग्राफ बनाया हुआ मिलेगा, जैसे ये Q प्रोपोर्शनल V कह दिया इस तरीके से। तो इनके स्लोप वगैरह की भी अपन बात कर लेते हैं। स्लोप जानते हैं क्या, ढाल पढ़ा हुआ है अपने वैसे। जैसे हमने कहा था Q प्रोपोर्शनल V,
मीन्स क्यू और वी में ग्राफ कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन आना है। अब अगर अपन इसके स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप की बात करेंगे तो भाई ये हो जाता है जैसे कोई डेल वी, ठीक है, और ये हो जाता है आपके डेल क्यू। इधर अपन बात करें क्यू इज इक्वल्स सी वी, देन सी इज इक्वल्स क्यू बाई वी। तो यहाँ अपन ये कहें इसमें टेन थीटा जो है, तो टेन थीटा क्या आएगा भाई, टेन थीटा आएगा ये डेल क्यू अपॉन डेल वी आ जाएगा एक तरीके से। तो ये क्यू बाई वी या डेल क्यू बाई डेल वी एक तरीके से क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो सी इज इक्वल्स टेन थीटा इज इक्वल्स क्यू बाई वी या डेल क्यू बाई डेल वी। तो एक तरीके से इसका स्लोप जो है क्यू वी कर्व का वो किसको दर्शा रहा है, कैपेसिटेंस को दर्शा रहा है। ये भी थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे कि ग्राफ से आप किस तरीके से धारिता ज्ञात कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक अपन ने कोई आर त्रिज्या का चालक गोला मान लिया, कैपिटल आर ले लो स्मॉल आर ले लो एक ही बात है। मैंने एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला मान लिया है जिस पर चार्ज है कोई क्यू। ये कोई इसको चार्ज दिया गया, कैपिटल क्यू चार्ज है जिसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल वी है, ये भी मैंने कह दिया। अब देखो ये अपन कह रहे हैं, अपन पहले से ही जानते हैं किसी चालक गोले की सतह पर विभव का मान कितना होता है। चालक गोले की सतह पर विभव, वी सरफेस जो अपन ने पीछे किया था, तो वी सरफेस का जो फॉर्मूला है वो अपन कहते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है भाई, पीछे निकाला हुआ है अपने। तो वी ऑन सरफेस हो गया आपके के क्यू, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर। अपने यहाँ पे क्यू क्या ले रखा है, कैपिटल क्यू ले रखा है, तो कैपिटल ले लेते हैं अपन, डॉट कैपिटल क्यू बाई आर, ठीक है भाई। तो वी इक्वल्स क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। लेकिन अपन ये जानते हैं कि जो धारिता है इस विलगित गोलीय चालक की, धारिता का सूत्र अपन ये जानते हैं कि C इज इक्वल्स क्यू बाई वी, ये अपन जानते हैं। तो आप इसमें V की वैल्यू रख दो, तो C इज इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Q कैंसिल हो जाता है और C आ जाता है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या R बाई के भी कह सकते हैं, या R बाई के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 × 10⁹ करके वैल्यू जो अपने बताई थी। अब यहाँ ये जो बात अपन कह रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कह रहे हैं निर्वात की स्थिति में, निर्वात या वैक्यूम के लिए कह रहे हैं। अगर इसकी बात अपन किसी मीडियम में करें, किसी माध्यम में करें, तो अपन कहेंगे माध्यम के लिए C इन मीडियम, ये तो वैक्यूम हो गया। 4 पाई या तो कह दो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर, या कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन क्या हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सॉरी अपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये हो जाता है अपने विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो यहाँ पे देखो फैक्ट क्या निकल रहा है, फैक्ट ये निकल रहा है कि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब C प्रोपोर्शनल R, यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। यानी गोला जितना बड़ा होगा, जितनी ज़्यादा त्रिज्या का होगा, उतनी ही अपन कहेंगे उसकी धारिता का मान भी अधिक होगा। तो ये हो जाता है विलगित गोलीय चालक की धारिता आपने कंप्लीट